बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका आवाज़ जो है तमाम को आ रही है? Yes, sir. Voice is okay. ओके। तो लास्ट क्लास में हम जो है फर्टिलाइज़र यूज़ एफिशिएंसी हम पढ़ रहे थे। टुडे वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। इसमें जो है हम आगे हमने ये कवर करना है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इम्प्रूविंग एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइज़र डिमांड, कि अगर हम एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें फर्टिलाइज़र की तो डिमांड पे क्या असर होगा। तो ये जो है बेसिकली इट इज़ वेरी क्रिटिकल टू प्रॉपरली डिफाइन एफिशिएंसी फॉर पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। अब डिमांड हमें इस चीज़ को जज करने के लिए हमें उसकी एफिशिएंसी को जो है वो प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ेगा कि ये एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ व्हाट जो है हम एफिशिएंसी हम देख रहे हैं और किस बेसिस के ऊपर जो है डिमांड बढ़ेगी, तो हमें एफिशिएंसी को प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ेगा। अब इसमें हम जो मेजर कुछ न्यूट्रिएंट है हम इसका देखेंगे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम को अगर हम देखें तो नाइट्रोजन पे बहुत ज़्यादा इस पे काम किया गया। गुड प्रोग्रेस हैव बीन मेड इन इंप्रूविंग एग्रोनॉमिक एफिशिएंसी। हम एग्रोनॉमिक एफिशिएंसी का हमने ऑलरेडी जो है ना हमने कैलकुलेशन की थी कि एग्रोनॉमिक यूज एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है, तो इस पे बहुत ज़्यादा कोशिश की गई। इवन जो है सिग्निफिकेंट जो प्रेशर था इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एग्रोनॉमिक एफिशिएंसी कि हमें जो है हमें यील्ड पोटेंशियल भी हम सेक्रीफाइस ना करें और उसकी एग्रोनॉमिक यूज एफिशिएंसी भी हम बढ़ा दें। तो ये हमें जो है ये इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, रिसर्च बहुत ज़्यादा की गई और इवन स्टिल देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। ये जो है हम अभी तक भी स्टिल मैक्सिमम लेवल पे हम नहीं पहुंचे। ये इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश स्टिल बहुत ज़्यादा मौजूद है और जो जाहिर है कि yield will likely continue to increase faster than nitrogen use। जो है नाइट्रोजन के इस्तेमाल की निस्बत जो है जो पैदावार है वो जाहिर है कि ज़्यादा इंक्रीज जो है वो करेगी। तो जाहिर है कि एक नाइट्रोजन नहीं है, उसमें बहुत सारे और एलिमेंट भी शामिल हैं और न्यूट्रिएंट भी शामिल हैं, तो इस वजह से जो है उसके जो है यूज की निस्बत जो है बाकी तमाम न्यूट्रिएंट की वजह से भी जो है वो पैदावार हमारी जो है वो हम जिन प्रोसीजर्स के ऊपर चल रहे हैं ये दैट विल लाइकली टू कंटिन्यू टू इंक्रीज फास्टर। जो पैदावार हमारी जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। तो ये तो था जो नाइट्रोजन के हवाले से जो अपडेट स्टेटस था कि क्या कितना काम किया गया और क्या इसके ऊपर जो है। अब फर्दर अगर हम फास्फोरस और पोटाशियम का देखें, सेम ये है कि जो इंक्रीजिंग प्रेशर है, पॉपुलेशन प्रेशर समझ लें, जो डिमांड है फूड की उस हवाले से प्रेशर है, तो उसकी वजह से हमें सिस्टम एफिशिएंसी पूरी इंप्रूव करनी पड़ रही है। अब हम क्या चाहेंगे कि बाय रिड्यूसिंग पी लेवल वेयर एक्सेसिव, जहां एक्सेसिव पी फास्फोरस जो है वो यूज की जाती हैं, हम उसको कम करके हम वहां जो है ऑप्टिमम लेवल पे लेके आए। तो इसके साथ साथ जो सस्टेनेबल एफिशिएंसी विल ट्रांसलेट इनटू इंक्रीज्ड पी एंड के डिमांड इन सम मेजर प्रोडक्शन रीजन। जाहिर है कि बाज रीजन में जहां बहुत कम यूज होती होगी वहां हमें जाहिर है ज्यादा हम यूज करेंगे उस प्रोडक्शन को सस्टेनेबल बेसिस पे लेने के लिए, और हमें ज्यादा यूज करनी पड़ेगी। उसकी वजह से जो है बाज मेजर प्रोडक्शन रीजन्स के अंदर इसकी डिमांड बढ़ सकती है, क्योंकि हम एफिशिएंसी और डिमांड को लिंक कर रहे हैं। जब हम जो है जाहिर है कि जिस जगह पे हमने उसको कम इस्तेमाल किया हुआ है वहां हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, तो डेफिनेटली डिमांड वहां बढ़ेगी। तो pressure to improve nitrogen efficiency should result in increased support for balanced nutrition। अगर आप एक सिर्फ नाइट्रोजन को बढ़ा देते हैं सिर्फ ओनली, आपको साथ साथ पी और के को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस्ड यूज करना चाहते हैं आप नाइट्रोजन को बढ़ा देंगे तो पी और के कम हो जाएंगे। तो बैलेंस यूज करने के लिए आपको पी और के को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। और जो है इसी तरीके से जो है आपको बाज़ औक़ात हायर फ्यूचर क्रॉप यील्ड रिक्वायर हायर टारगेट सॉइल लेवल। आप कि जो है इन तमाम न्यूट्रिएंट के लेवल जमीन में ज्यादा होंगे, डेफिनेटली आप सप्लाई ज्यादा करेंगे, इनके लेवल्स जमीन में ज्यादा होंगे, तो ये आप फ्यूचर जो है अच्छी पैदावार हासिल कर सकेंगे। और इसका टेम्परेरीली इसका इफेक्ट डिमांड के ऊपर भी हो सकता है जब आप उसके हायर यूज करेंगे।
अब नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी कंपोनेंट हमने जैसे कहा उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करने की जरूरत है। अब हम अगर नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी कंपोनेंट रिलेटेड टू सॉइल प्रोसेसेस देखें कि किस तरीके से नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ओवरऑल नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज ग्रेन प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ नाइट्रोजन सप्लाई के कितनी नाइट्रोजन सप्लाई करने से कितनी पैदावार आई है, दैट इज ओवरऑल नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। अब इसमें जितनी सप्लाई हुई है वो एनएस से शो किया गया है। एनएस इज द सम ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल अवेलेबल है। अब ये उसमें तमाम सोर्सेज शामिल है, मींस फर्टिलाइजर की शक्ल में भी जो अप्लाई की है, कोई रेसिडुअल पहले इनऑर्गेनिक सॉइल नाइट्रोजन मौजूद थे प्रायर टू क्रॉप अपटेक, जो कोई इस तरह की मौजूद थी वो भी शामिल है। सॉइल जो मिनरलाइज एन है, जो मिनरलाइजेशन के बाद जो एन अवेलेबल हुई है वो भी शामिल है इसमें। जो क्ले मिनरल्स पे कोई अगर फिक्स थी तो वो भी शामिल है। इसी तरह जो डिपॉजिटेड एटमॉस्फेयर से जो डिपॉजिट हुई है वो भी शामिल है, और इरिगेशन एंड रन ऑफ के थ्रू जो आई है वो भी शामिल है। तो ये जो है टोटल नाइट्रोजन की सप्लाई है जो कि इन तमाम सोर्सेज से जो है आई है, वो सारी की सारी इसमें शामिल है। तो ग्रेन में कितनी गेन की प्रोडक्शन हुई है पर यूनिट ऑफ नाइट्रोजन सप्लाई, तो ये ओवरऑल नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है। अगर हम ये जो है अवेलेबल सॉइल नाइट्रोजन को देखें इस हवाले से, तो अवेलेबल सॉइल नाइट्रोजन को हम डिफाइन करते हैं एन सप्लाई। जाहिर है कि जितनी आपने एन सप्लाई की थी उसमें से अगर आप माइनस कर दें जितने लॉसेस थे, एन लॉसेस ड्यू टू इमोबिलाइजेशन, एन लीच, कुछ नाइट्रोजन जो लीच हो गई है, कुछ नाइट्रोजन जो इरोजन के थ्रू लॉस हो गई है, कुछ जो डीनाइट्रिफिकेशन जिसकी हो गई, गैसेस एंड लॉसेस हो गई है, एंड जो कुछ अगर फिक्स हो गई है। अगर जितनी सप्लाई की है इन तमाम लॉसेस को निकाल दें, माइनस कर दें उनसे, तो वो अवेलेबल सॉइल नाइट्रोजन होगी। और इसी तरह नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी अगर हम देखें, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू पर्टिकुलर जो है ना पैरामीटर्स हैं जिसकी प्रोडक्ट है। एक तो है नाइट्रोजन रिटेंशन एफिशिएंसी और अवेलेबल नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आप करें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, दैट विल बी नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। तो अवेलेबल जो नाइट्रोजन रिटेंशन एफिशिएंसी है इसको हम कहते हैं अवेलेबल नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय एन सप्लाई। कितनी नाइट्रोजन अवेलेबल है और कितनी हमने सप्लाई की है, इसकी रेशो नाइट्रोजन रिटेंशन एफिशिएंसी है। तो जो अवेलेबल एंड यूज एफिशिएंसी है इसमें ग्रेन प्रोडक्शन कितनी हुई है डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन अवेलेबल, कि कितना नाइट्रोजन जो है अवेलेबल है। अब ये इसके डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो जो है ना अक्सर जब हम न्यूट्रिएंट के ऊपर जब कोई जो है ना उस पर कोई डाटा वगैरह लेते हैं तो हमें ये तमाम जो है ना इन फार्मूलाज को यूज करना पड़ता है। तो ये नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है द प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन रिटेंशन एफिशिएंसी and available nitrogen use efficiency formula for these parameters are available here। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इंतहाई सिंपल हैं इनके फार्मूले जो अंडरस्टैंड करना कि रिटेंशन में मींस कितना वहाँ रिटेन हुई है। अब वो बेसिकली बेस करेगी इस रेशो के ऊपर कि अवेलेबल कितनी थी और सप्लाई कितनी की है। अब जाहिर है कि जब सप्लाई जितनी हुई है उसमें से लॉसेस होने के बाद अवेलेबल जितनी बचेगी वही रिटेन है। इन दोनों की जो रेशो है वो रिटेंशन है। और इसी तरह से यूज जब नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है देन ग्रेन प्रोडक्शन अवेलेबल नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है कि ग्रेन प्रोडक्शन अवेलेबल नाइट्रोजन के मुकाबले में ग्रेन प्रोडक्शन कितनी थी, जस्ट इन दोनों की रेशो से आ गई। अब हम नाइट्रोजन रिटेंशन एफिशिएंसी को अगर हम देखें, हमने कहा कि ये दो चीजों का जो है ना नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इन दोनों चीजों का प्रोडक्ट है। तो इट इज द फ्रैक्शन ऑफ एन सप्लाई दैट इज अवेलेबल आफ्टर अकाउंटिंग एन लॉसेस। तो हमने ये जो है ये हमने वही जो हमने पहले बात की फ्रैक्शन अवेलेबल आफ्टर अकाउंटिंग एंड लॉसेस, लॉसेस निकालने के बाद जो टोटल सप्लाइड थी उसमें से लॉसेस निकालने के बाद बाकी कितनी अवेलेबल है, तो ये जो है रिटेंशन एफिशिएंसी से हम कहते हैं। तो इसके बाद जो है अवेलेबल एंड यूज एफिशिएंसी जो है जो दूसरा हमने बात की थी, इट इज द मेजर ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ क्रॉप टू प्रोड्यूस ग्रेन फ्रॉम अवेलेबल एंड। हमने यही बात की, ये ग्रेन प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन अवेलेबल। तो ये क्रॉप की वो कैपेबिलिटी के कितनी ग्रेन प्रोड्यूस कर सकती है जो अवेलेबल नाइट्रोजन से, तो उसकी जो है अवेलेबल नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी होगी। तो ओवरऑल एंड यूज एफिशिएंसी जो है इसको हम कहते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट है, एंड रिटेंशन एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय अवेलेबल एंड यूज एफिशिएंसी। तो ये जो है अब हम नेक्स्ट जो है ये इसकी वही वो बताया गया है कि जो ओवरऑल एंड यूज एफिशिएंसी है ये ग्रेन
वेट डिवाइडेड बाय एन सप्लाइड इज इक्वल टू, ये फार्मूला है एन रिटेंशन एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय, और ये फार्मूला है अवेलेबल एन एफिशिएंसी, इन दोनों का प्रोडक्ट है। अब हम नाइट्रोजन का हार्वेस्ट इंडेक्स अगर हम देखें तो ये है, इट इज द रेशियो ऑफ एन अपटेक बाय ग्रेन मींस इकोनॉमिक यील्ड भी आप कह सकते हैं, टू द टोटल एन अपटेक। तो जितना एन अपटेक हुआ ग्रेन के अंदर, अगर आप ग्रेन के हवाले से निकालना चाह रहे हैं, टू दी डिवाइडेड बाय टोटल एन अपटेक, जितना टोटल अपटेक हुआ है। तो टोटल जो अपटेक होता है ना, उसमें जैसे ऐसे समझ लें कि जो एन अपटेक अगर आप करेंगे, टोटल अपटेक होगा, जैसे गंदम का अगर एग्जांपल लें तो ग्रेन और स्ट्रा यील्ड दोनों का मिला के कितना अपटेक हुआ है। तो पहले हमने यहाँ बात की ग्रेन के अंदर, और डिवाइडेड बाय टोटल एन अपटेक जो कि दोनों के अंदर होगा। अब एन अपटेक इज इक्वल टू, अगर आप एन अपटेक करेंगे तो दैट इज हम अपटेक अक्सर निकालना चाहें तो हम आपको ग्रेन के अंदर परसेंट एन निकालने पड़ेंगे, उसको यील्ड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 100 से, क्योंकि परसेंट एन था ना, तो उसको डिवाइड 100 से करेंगे तो ये आपके पास एन अपटेक का फार्मूला आ जाएगा। अब ये तो था जो फर्टिलाइजर के अपटेक के हवाले से। अब ये जो है, जो फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी के हवाले से, द एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटी, जहां जहां ये फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी की बढ़ाई जा सकती है। अब कैसे बढ़ सकते हैं एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट इन फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी? इसमें कंटिन्यूड इम्प्रूवमेंट इन क्रॉपिंग सिस्टम, आप अगर क्रॉपिंग सिस्टम को में कंटिन्यूस उसको इम्प्रूव करें, उसको जो है डिफरेंट क्रॉप्स के थ्रू आप उसको, या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के थ्रू क्रॉपिंग सिस्टम की मैनेजमेंट को इम्प्रूव करेंगे, तो आपको वहाँ भी एक जगह मिलेगी, वहाँ भी आप फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकेंगे। इसके साथ साथ अगर आप रियलिस्टिक एस्टिमेशन करें कि कितनी जो यील्ड है अटेन की जा सकती है, अटेनेबल यील्ड की रियलिस्टिक एस्टिमेशन करेंगे, तो तब भी आपके पास जो है, जो वहां भी आप फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी जो है आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी। इस तरह जो यील्ड पोटेंशियल प्रोटेक्शन है, कि जो पेस्ट मैनेजमेंट एंड अदर कल्चरल प्रैक्टिसेस के थ्रू भी अगर आप जो है ना वो यील्ड पोटेंशियल को इम्प्रूव करेंगे, जाहिर है कि ये तमाम जो है ना, जब आप पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं यील्ड इनहांस होती है, यील्ड इनहांस होती है, डेफिनेटली हम कहते हैं कि ये एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है, तो वहां भी आपको फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी की इंप्रूवमेंट मिलेगी। इसी तरह से बैलेंस न्यूट्रिशन ऐड करेंगे तब भी फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। तो यूज ऑफ साइट स्पेसिफिक प्रेसिजन एग्रो टेक्नोलॉजी, अगर साइट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो उस केस में भी आपको फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी के हवाले से जो है ना, आपको वहाँ वो जो है ना फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी इनहांस होगी। इसका बायोटेक्नोलॉजी है, तो बायोटेक्नोलॉजी जो है इसकी वजह से भी आप अच्छी अच्छी जो है ना वो ऐसी उपकरण वो लेके आते हैं जिनकी जो है वो एफिशिएंसी वहाँ भी जो है ना फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी वैरायटीज की ज्यादा है, तो उसकी वजह से भी आप जो है ना आपको वहाँ भी वो मिलेगी कि फर्टिलाइजर एफिशिएंसी की इम्प्रूवमेंट। और इसी तरह अब नाइट्रोजन की टाइमिंग को इम्प्रूव कर दें, वहाँ उसकी वजह से वो हो सकती है। मैंने मैन्योर को प्रॉपरली जो है ना, जो ऑर्गेनिक मैन्योर हैं उनकी मैनेजमेंट से भी, और इसी तरह फर्टिलाइजर की इम्प्रूव फर्टिलाइजर यूज करने की वजह से भी आप जो है ना एफिशिएंसी को जो है ना इसमें आपको वहाँ भी जो है ना एफिशिएंसी इम्प्रूव मिलेगी। तो अगर हम देखें ये व्हाई वी नीड टू व्यू पी एंड के एफिशिएंसी इज डिफरेंट देन नाइट्रोजन एफिशिएंसी, तो हमें जो है नाइट्रोजन एफिशिएंसी को डिफरेंट क्यों देखना चाहिए जी? कोई इसके ऊपर कमेंट करना चाहेगा कोई स्टूडेंट के नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम पी एंड के एफिशिएंसी? जी आप में से कोई स्टूडेंट? सर जो नाइट्रोजन है इसके साथ लीचिंग लॉसेस इसके ज्यादा होते हैं। हाँ जी ठीक है, और बाकी उसमें क्या होता है पी और सर वो लेस मोबाइल है ना, जो पी है वो तो हाँ इमोबाइल है, जो के है वो लेस मोबाइल है। एग्जैक्टली ये जो है ना ये इसके फिक्स हो जाती हैं वो। तो आप ये देखेंगे ये जो है ना, अब हम देखते हैं कि डिफरेंस मेथड यूज किया जाता है। डिफरेंट मेथड मीन नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट रिकवरी एफिशिएंसी का डिफरेंस मेथड है, जिसमें आप दिन नीचे फार्मूला देखेंगे कि एन अपटेक फर्टिलाइजर फर्टिलाइज जहां किया था उसमें कितना है, एन अपटेक कंट्रोल प्लाट में माइनस अगर कर दें एन अपटेक इन कंट्रोल प्लाट डिवाइडेड बाय एन अप्लाइड,
मल्टीप्लाइड बाय 100 करें तो ये न्यूट्रिएंट रिकवरी एफिशिएंसी है। ये एक मेथड यूज किया जाता है जो न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी को जानने के लिए। ये नाइट्रोजन के लिए तो अप्रोप्रिएट है, बट इट इज लेस यूज फॉर पीएनके। पीएनके के लिए क्यों यूजफुल है, क्यों यूजफुल नहीं है? बिकॉज most of the plant available reserve of these nutrient can accumulate in the soil from paste application of। अब आप देखेंगे वहां कुछ इसमें बहुत सारा प्रोपोर्शन फिक्स हो जाता है, जबकि नाइट्रोजन का जो है ना उसमें से मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि वो या तो लीच डाउन करेगी या प्लांट अपटेक कर लेगा या लॉस हो जाएगी। फिक्सेशन के ऐसे जो है ना चांसेस कम है, तो ये इसमें इस केस में जो है वो फिक्स हो जाती है। इसी तरह अगर हम जो है ना ये इस वजह से ये जो डिफरेंस मेथड है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, ये नाइट्रोजन के लिए तो ठीक है, ये बाकी पी और के लिए ठीक नहीं है। तो ये डिफरेंट मेथड जो है ना हमें यूज करने पड़ते हैं नाइट्रोजन उसकी न्यूट्रिएंट की एफिशिएंसी को जांच करने के लिए। एक यूज किया जाता है सस्टेनेबल एफिशिएंसी। ये सस्टेनेबल एफिशिएंसी ज्यादा सूटेबल है पीएनके के लिए। अब इसमें क्या होता है कि न्यूट्रिएंट इनपुट नीडेड टू सस्टेन द सिस्टम एट ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी, कि ये बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ रिमूवल टू यूज रेशो है, कि कितना न्यूट्रिएंट रिमूव हुआ कितना यूज किया गया उसकी रेशो है। कि जाहिर है कि अब न्यूट्रिएंट जाकर फिक्स हो जाना, उसमें से कितना रिमूव हुआ डिवाइडेड बाय कितना यूज हुआ। तो ये बेसिकली सस्टेनेबल एफिशिएंसी जो है ये फास्फोरस और पोटाशियम के लिए ज्यादा सूटेबल है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, जहां हमें न्यूट्रिएंट रिकवरी एफिशिएंसी देखनी पड़ेगी। तो यहाँ दूसरे पी के और के लिए सस्टेनेबल एफिशिएंसी देखनी पड़ेगी। अब इसमें एक ऑप्टिमाइजिंग, अगर हम किस तरह से न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अब उसमें हम जो है अगर हम फर्टिलाइजर को राइट रेट के अप्लाई करें, राइट टाइम पे अप्लाई करें एंड राइट प्लेस पे अप्लाई करें और थ्रू बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, तो हम ये जो ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी जो है हम हासिल कर सकते हैं। इस हवाले से राइट रेट क्या होगा, जाहिर है कि मोस्ट क्रॉप पर लोकेशन एंड सीजन स्पेसिफिक, बहुत सारी जो मोस्टली जो क्रॉप है वो सीजन स्पेसिफिक है, आपको रबी सीजन है या खरीफ सीजन है। इसी तरह जो है बहुत सारी अब आप वैरायटीज बहुत देखेंगे वो लोकेशन स्पेसिफिक भी हैं। पंजाब में और वैरायटी काश होती हैं, आप केपी में और वैरायटी है तो लोकेशन स्पेसिफिक होंगे डिपेंडिंग ऑन द कल्टीवेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड क्लाइमेट। ये इन पे जाहिर है कि इन पे ही सारे डिपेंड कर रही हैं। तो ये जो बेसिकली इट इज क्रिटिकल दैट द रियलिस्टिक यील्ड गोल आर एस्टैब्लिश्ड। तो उसके लिए हमें रियलिस्टिक यील्ड गोल भी देखने पड़ेंगे। न्यूट्रिएंट को जो है टारगेट यील्ड को अटेन करने के लिए राइट क्वांटिटी में अप्लाई करना पड़ेगा। और जाहिर है कि अगर आप राइट क्वांटिटी में अप्लाई करेंगे, आप उन वैरायटीज का पर्टिकुलर जो लोकेशन पे ही आप लोकेशन स्पेसिफिक है उनका जो है वो जेनेटिक पोटेंशियल अटेन कर सकते हैं। आप जो है अगर एक वैरायटी आपने लगा दी उसमें प्रॉपरली न्यूट्रिएंट नहीं अप्लाई किए, डेफिनेटली आप जेनेटिक पोटेंशियल उसका नहीं अटेन कर सकते। तो राइट रेट के ऊपर अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर एप्लीकेशन भी और अंडर एप्लीकेशन, उसकी वजह से न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी कम हो जाएगी और यील्ड में लॉसेस भी आ सकते हैं, क्रॉप की क्वालिटी भी कम हो सकती है ना। आपको पोटाशियम का पता है क्वालिटी के हवाले से बहुत जो है ना उसका रोल है। तो इसी तरह जो है ये सॉइल टेस्टिंग रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल अवेलेबल फॉर डिटरमिन द न्यूट्रिएंट सप्लाइंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल टेस्ट अक्सर कहा जाता है कि जो रिकमेंडेशन है वो सॉइल टेस्ट बेस्ड करें, ताकि सॉइल में पता चले कि कितना पहले न्यूट्रिएंट मौजूद है, उस हिसाब से डेफिशिएंसी है कि नहीं है। डेफिशिएंसी अगर होगी डेफिनेटली आपको जो भी क्रॉप लगानी होगी उसके मुताबिक आपको वहाँ न्यूट्रिएंट जो है अप्लाई करने पड़ेंगे। तो अप्रोप्रिएट फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन जो है उसके जरिए हमें हासिल हो सकती है अगर हम जो है सॉइल टेस्ट करें। इसी तरह से राइट टाइम के ऊपर अप्लाई करना चाहिए। ग्रेटर synchrony between crop demand and nutrient supply is necessary। कि क्रॉप की जिस वक्त डिमांड है, जिस वक्त क्रॉप को जरूरत है, उस वक्त न्यूट्रिएंट अप्लाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्ज करें मैंने नाइट्रोजन अप्लाई करनी है, मुझे पता है नहीं वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे इनिशियली अप्लाई करनी है और थ्रू स्प्लिट डोजेस अप्लाई करनी है। अगर मैं उसको बिल्कुल एंड पे मेच्योरिटी के स्टेज पे दूंगा, डेफिनेटली वो जो उसकी एफिशिएंसी है उसको बहुत कम कर देगा, पैदावार के ऊपर बहुत ज्यादा जो है ना असर पड़ेगा। इनिशियली अगर मैं अप्लाई कर देता तो उसकी जो है पैदावार अच्छी आ सकती थी। इस तरीके से ये न्यूट्रिएंट सप्लाई जो है राइट टाइम के ऊपर न्यूट्रिएंट की सप्लाई जो है वो करनी चाहिए। स्प्लिट एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन रादर देन अ सिंगल लार्ज एप्लीकेशन प्रायर टू प्लांटिंग।
ये जाहिर है कि आप नाइट्रोजन की अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो हमें सेपरेट एप्लीकेशन करनी चाहिए, अदरवाइज जाहिर है जितनी आप अप्लाई करेंगे उसमें से मैक्सिमम प्रोपोर्शन जो है या लीच डाउन हो जाएगा या कुछ पोर्शन क्रॉप अपटेक कर लेंगे तो उसमें जो है वो लॉसेस उसके बढ़ जाएंगे। तो इस तरह राइट प्लेस के ऊपर अप्लाई करनी चाहिए कि फर्टिलाइजर शुड बी प्लेस्ड एट राइट प्लेस टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट। आपको पता है जैसे ये है बायो न्यूट्रिएंट इमोबाइल होते हैं, अब ये इसको आपको क्लोजर टू द रूट आपको अप्लाई करना पड़ता है। जैसे आप देखें फास्फोरस है, पोटाशियम है, ये आपको जो है ना रिकमेंड करते हैं कि जी ये फिक्सेशन ज्यादा हो जाती है, जितना फैलाएंगे फिक्स होगी। अगर फिक्स होने से बचाना चाहते हैं आप इसको जो है ना बैंड बैंड प्लेसमेंट की तरफ आ जाते हैं, आप रूट्स के क्लोज आप डाल देते हैं, तो ये जाहिर है कि ये मोबाइल भी हैं, ये जमीन के अंदर मोबाइल हैं। तो इस वाले से राइट प्लेस के ऊपर उनके एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी। अगेन राइट सोर्स यूज करना चाहिए, डिफरेंट सोर्सेज हैं हर न्यूट्रिएंट के, only right source according to the nature of the soil should be used। तो जो सॉइल की नेचर के मुताबिक जो है राइट सोर्स, फर्ज करें सॉइल है वहाँ सैलिनिटी का प्रॉब्लम है, डेफिनेटली आपको वहाँ जो है वो ऐसी कोई फर्टिलाइजर नहीं अप्लाई कर सकते जो फर्दर जो है हमारी जो पीएच है वो फर्दर इंक्रीज कर दे। तो ऑलरेडी जो आपको पता है सलाइन सॉइल है उसके पीएच ज्यादा होती है, तो हमें इस तरह के फर्टिलाइजर नहीं अप्लाई करनी चाहिए, राइट सोर्स हमें सिलेक्ट करना चाहिए। इसी तरह टिश्यू टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टिश्यू टेस्टिंग इज वेल नोन मेथड टू यूज टू असेस द नाइट्रोजन स्टेटस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप। तो ये उसका नाइट्रोजन स्टेटस के लिए आपको जो है ना टिश्यू टेस्टिंग करके फिर आप देखते हैं कि ये नाइट्रोजन की कमी आ रही है या नहीं आ रही। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक्स है जो कि आपको डिफरेंट न्यूट्रिएंट के असेसमेंट के लिए जो है वो यूज की जाती है, उसके स्टेटस को यूज के कितना हद तक जो है ना क्रॉप में कमी आ रही है नहीं आ रही। इसी तरीके से अगर हम ये देखें तो ओवरऑल इस फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी को जो हमने कुछ से जो है स्टार्ट किया था, अगर हम उनको कंक्लूड करें, an important agriculture goal is to design cropping system that use fertilizer efficiently। तो हमें कोई क्रॉपिंग सिस्टम ऐसा लेके आना पड़ेगा जो कि फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी जिसकी ज्यादा होगी। बहुत सारे एनवायरमेंटल हैं या बायोलॉजिकल या इकोनॉमिक फैक्टर हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी इन एनी एग्रो इकोसिस्टम के। बहुत सारे फैक्टर जिन पे डिपेंड कर रही है फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी, और consequently various fertilizer efficiency component and indexes that evaluate different aspects of cropping system फर्टिलाइजर यूज शुड बी डेवलप। तो इस तरह के हमें डिफरेंट फर्टिलाइजर एफिशिएंसी कंपोनेंट या इंडेक्सेस डेवलप करने चाहिए जिससे हमें पता चले कि कितना हद तक जो है फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हुई है। जहाँ जो है ना ये इस तरह की जो डिफरेंट टेक्निक्स है ये हमें फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी के बारे में, उसके असेसमेंट के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है ना वो प्रोवाइड कर सकती हैं। तो ये हमारा फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। क्लियर है हर चीज? यस सर।